तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। सभी 10th क्लास के स्कॉलर्स का हम वेलकम करते हैं आज के इस क्लास में। टॉपिक है बच्चा जी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक हमने कर लिए थे, अब 11 से 18 तक के क्वेश्चंस जो है वो हम आज करेंगे। सो टाइम नहीं खराब करना, डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो क्या पूछ रहे हैं, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स। हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं, ओके 3 रेसिस्टर्स हैं हमारे पास। ईच ऑफ रेसिस्टेंस, और हर एक की वैल्यू है 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। शो क्या करना है वो पूछ रहे हैं, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स, हर एक की वैल्यू 6 ओम है, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। तो इनको आप कैसे आपस में लगाओगे कि एक बार आंसर आ जाए 9 ओम और एक बार आंसर आ जाए 4 ओम। समझ में आई बात? इनको कैसे अटैच करोगे कि 9 ओम बन जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे अटैच करोगे कि 4 ओम बन जाए? तो देखो सोचना पड़ेगा। सभी इक्वल वैल्यूज के हैं तो क्या करेंगे, ये अगर 2 हम पैरेलल में लगा दें 6 6, आंसर क्या आएगा, आधा आधा मीन्स 3, तो 3 + 6 9 बन गया। सो देयरफॉर एक कॉम्बिनेशन तो होगा, 2 लगेंगे ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलल में, जैसे ये दोनों पैरेलल में हो गए, एक इनके साथ लगेगा ऐसे यहां पर सीरीज में। तो ये कितने का 6, ये भी 6 और ये भी 6। क्लियर? इन दोनों को एक करोगे तो क्या बनेगा, 6 + 6 1/6 + 1/6 = 1/RP। तो आंसर आएगा 1/RP = 1/6 + 1/6। तो ये इन दोनों से है, ओके इन दोनों से। तो आंसर आएगा 2/6। तो RP सीधा करेंगे तो RP बनेगा 6/2 3 ओम। तो इन दोनों से मिलकर बना हमारे पास 3 ओम, और ये अब ये 3 ओम ये दोनों के साथ बना, और इसके साथ ये 6 ओम कैसे हैं, सीरीज में है। अब ये एक बन जाएगा, क्या बनेगा, इससे भी एक बन गया, ये एक बन गया, ये 3 का है, ये 6 का। अब ये सीरीज में है तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट। अब ये सीरीज में है तो RS, तो क्या बनेगा 6 + 3 9 ओम। तो 9 ओम बन गया। तो कैसे बनाएंगे, ये 2 ऐसे पैरेलल में एक सीरीज में साथ में, ये बनाना कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। वो शो करने को पूछ रहे हैं, पहले ये बनाओगे और बाद में शो भी करोगे। 9 ओम बन गया, डन। सेकंड क्वेश्चन है कि 4 ओम बनाना है। अब वो 4 ओम कैसे बनेगा, देखो 6 6 के हैं सभी, अगर 2 ऐसे इकट्ठे किए तो 3 बन गया, ओके 2 ऐसे इकट्ठे किए थे तो 3 बना था। अब 4 ओम है, अब मैं एक भी साथ में सीरीज में लगाता हूं तो वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सीरीज में कॉम्बिनेशन जब भी हम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर तीनों ही सीरीज में लगाऊंगा तो 6 + 6 + 6 18 बनेंगे, तो वो भी नहीं आ रहा। तो 4 ओम है, इसका मतलब पैरेलल में ट्राई कर देखो आप, तो कैसे करोगे, 1 2 3। अगर आप बच्चों 2 सीरीज में लगाओगे और तीसरा तो ऑलरेडी उनके साथ अगर आप पैरेलल में अटैच करोगे तो तब भी आंसर नहीं बनता, ओके। जैसे अभी मैंने यहां पर तीनों के तीनों सीरीज में लगाकर देखे। अब इन सच केसेस यहां पर क्या बनेगा, ये भी 6 ये भी 6 और ये भी 6। ट्राई करके देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हर एक फंडा अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1/RP क्या बनेगा, 1/6 + 1/6 + 1/6। तो अब क्या होगा, सभी 6, तो यहां पर क्या आ गया 3, तो RP क्या बना, उल्टा कर देंगे इनको, तो ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, तो 2 ओम। तो हमें चाहिए 4। अगर 2 ऐसे करते थे तो आंसर आता था 3 और साथ में ये लगा तो 9। तीनों ही ऐसे करते तो और वैल्यू कम होगी। देयरफॉर जब हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती जाती है। अब 2 ऐसे लगाएंगे तो एक ऐसे लगाया तो 9 बनता है। तो अब क्या करें, अब ऐसे करके देखिए कि 2 ऐसे सीरीज में हो जाए और एक साथ में हो जाए पैरेलल में, ऐसे, ओके। अब क्या किया, ये 6 और साथ में ये 6। अब 6 6 क्या बन गया 12, और एक कितना है 6,
तो आंसर क्या बनेगा 1/RP। पैरेलल में करके देखेंगे, दोनों का 12 बन गया, 1/12 प्लस 1/6, एक ये 6 और ये दोनों का 12। अब क्या आएगा, एलसीएम आ गया 12, ये क्या आ गया 1, ये आया 2 पे, तो 3/12। तो बाद में सीधा करोगे इसको तो आरपी क्या बनेगा 12/3, 1, 4, तो आंसर क्या आ गया आरपी 4 ओम। तो कैसी कॉम्बिनेशन होगी, ये वाली कॉम्बिनेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन कैसे बना, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है और एक ये है, ये ट्राई करके देखा और इससे हमें ये समझ में चलो आ गया ट्राई करने के साथ कि जब भी पैरेलल में लगाओगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। 2 लगाए थे तो 3 आया था, तीनों लगाए थे तो 2 आया, अब 2 सीरीज में एक पैरेलल में लगाया तो 4 आ गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन बार बार करके देखना, समझ कर ट्राई करना कि कैसे लगाएंगे तो ये बन सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों कॉपी के ऊपर नोट्स जब बनाते हो तो बिल्कुल अच्छे से समझ कर बनाना, क्योंकि अगर एक बार फंडा क्लियर हो गए तो वो कभी भी दिमाग से बाहर नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत सारे सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं हमारे पास, डिजाइन किए गए हैं ताकि वो यूज किए जा सके 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के ऊपर। 220 वोल्ट क्या है, अभी वोल्टेज है, बैटरी है, अभी लाइन है, देयरफॉर ये एसी है, ओके, जो घरों में यूज आती है। आर रेटेड 10 वॉट और हर एक पावर की, हर एक, बहुत सारे हैं, हर एक की पावर है 10 वॉट। वॉट है तो देयरफॉर पावर है। वोल्टेज गिवन है कितनी 220 वोल्ट। ओके, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कितने लगाए जाएं with each other across the 2 wires of our 220 volt supply if the maximum allowable current is 5 ampere। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ब्लू क्वेश्चंस में भी किया था, 2 हो गए, 3 हो गए, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें था 176 ओम के रेसिस्टर्स कितने लगेंगे, वैसा ही क्वेश्चन ये है। 1, 2, 3 हो गए, बस पावर का फंडा नया लगाया इसमें। अब कितने, अप टू n। ओके, सभी के सभी कहां पर लगे, एक बैटरी के साथ जो कि कितने की है, बैटरी के साथ जो कि है 220 वोल्ट की। डन, कितने हैं हमें नहीं पता, और हर एक की वैल्यू कितनी होगी वो भी नहीं पता। ओके, तो यहां से क्वेश्चन अब नया हो गया। अगर आर की वैल्यू गिवन होती तो वो क्वेश्चन वही बनता जो पहले किया था। अब यहां पर आर भी नहीं गिवन, हमारे पास पावर गिवन है, वी गिवन है, हर एक वी के ऊपर, इतनी वी के ऊपर चलता है, तो देयरफॉर यहां से पहले आर निकालेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम बन गया। तो क्या है, पावर इक्वल्स टू, अभी वी और साथ में आर हो तो वो कौन सा फॉर्मूला, v²/r। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वो बन गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट वी 2 बार है अपॉन 10 आएगा नीचे। ओके, 10 नीचे आ गया तो आंसर क्या बना, एक के साथ ये चला गया, इनकी कैलकुलेशन की तो 484, साथ में 0 आ गया, तो ये इतने ओम रेसिस्टर बन गए। तो इसका मतलब ये सारे के सारे यहां पर लिखे जाएंगे 4840, 4840, 4840 और यहां पर 4840। कितने हैं नहीं पता, ये n तक है, ये नहीं पता, ये n ही तो फाइंड करना है। अब क्या होगा, ये सभी के सभी इतने हैं, n तक है, इनका अभी पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी, 1/RP इक्वल्स टू 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस अप टू कहां तक, n तक। ओके, ये कहां तक चलेंगे, n तक चलेंगे। ओके, और ये n तक गए हैं तो अब क्या होगा, इक्विवेलेंट निकाल कर देखें तो जो nth वाला होगा ये पहला, दूसरा, जो n तक होगा, ये सभी की अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो क्या बनेगी, n/484 साथ में 0। ये कितने का, इतने का। अब n तक है तो n लिख दिया ऊपर तो इतना बना, तो आरपी क्या आ गया 4840 डिवाइडेड बाई n। तो बाद में इसको सीधा कर दिया, डन।
क्लियर। अब क्या होगा, देखो यहां पर भी n तक है, तो जो nth वाला होगा उसके भी ऊपर नीचे आएगा 484 साथ में 0। एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 484 साथ में 0, और बाद में ऐड करोगे तो फिर क्या ऐड होगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 अप टू n। तो फिर इसका मतलब कहां तक गया, n तक गया, तो वो n ऊपर आ गया। क्लियर कैसे बना, तो 484 डिवाइडेड बाय n इतना हो गया, ये आरपी आ गया। अब आरपी भी है, ये भी है। मैक्सिमम अलाउएबल करंट बैटरी से जो निकलता है वो कितना है, यहां से जो गिवन है ये कितना हमारे पास गिवन है 5 एम्पियर। ओके, बैटरी से निकला तो वो हर एक के अंदर डिवाइड होगा बाद में। अब V है, I है, इन सभी से बना हुआ एक R भी है, तो वो R कितना हुआ, ये हुआ R, ये 220 वोल्ट हो गया, ये 5 एम्पेयर हो गया, ये 484 साथ में N भी हो गया, 484 डिवाइडेड बाय N भी हो गया, ये एक R निकला है आरपी इन सभी का। तो ये आरपी भी हमारे पास है। एक R है, एक I है, एक V है, तो V = I × R ओम्स लॉ लगा दिया, तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट, I की वैल्यू है 5, R की वैल्यू है 484 डिवाइडेड बाय N। तो N की वैल्यू निकालनी है, तो N यहां से ऊपर चला गया, ये N नीचे था इसके। ओके, तो N चला गया ऊपर, तो यहां पर क्या बना, नीचे आ गया 220 वोल्ट, 1 0 पे 0 गया, ये 1 पे गया, ये 222 पे गया, तो N की वैल्यू क्या बनी 22 × 5 110। तो N की वैल्यू आ गई 110। क्लियर, समझ में आ गया। N निकल कर आया हमारे पास 110, तो देयरफॉर ये कितने रेटेड होंगे 110, तो वही निकालना था। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट, एक हॉट हमारे पास प्लेट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन की कनेक्ट की गई है 220 वोल्ट लाइन, मींस घर की जो मेन सप्लाई उसके साथ कनेक्ट की गई है, वहां पर सप्लाई घर में कितनी आ रही है 220 वोल्ट लाइन। ओके, 220 वोल्ट हैज 2 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस है उस प्लेट की। ओके, 2 रेसिस्टेंस कॉइल्स हैं उसके अंदर, और उन कॉइल्स, कौन कौन सी कॉइल्स हैं A और B, हर एक की रेसिस्टेंस कितनी है 24 ओम। क्लियर, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। 2 कॉइल्स हैं, A कॉइल और एक है B कॉइल, किसकी है, एक हॉट प्लेट के, इलेक्ट्रिक ओवन के हॉट प्लेट की, एक ये है और एक ये है। दोनों की वैल्यू कितनी है 24 ओम, तो इसकी भी कितनी है 24 ओम। ओके, दोनों 24 ओम की रेसिस्टेंस है इनकी। विच में बी यूज सेपरेटली, उनको आप अलग से भी यूज कर सकते हो, सेपरेटली। ओके, सेकंड है सीरीज में, और थर्ड है पैरेलल में। What are the currents in the 3 cases, और इन तीनों ही केसेस विच वो पूछ रहे हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं बस। तो समझ में आई बात। एक हमारे पास क्या है, एक ओवन है, तो बना लिया जाए, एक ओवन है, उस ओवन के अंदर 2 प्लेट्स है, एक प्लेट A है और एक प्लेट B है। 2 कॉइल्स है, एक A कॉइल है, एक B कॉइल है। ओके, और इनको कनेक्ट किया गया है किसके साथ, 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। A की वैल्यू भी 24 ओम है, इसकी भी 24 ओम है, रेसिस्टेंस दोनों की गिवन है। सो ये R गिवन है दोनों के, इस साइन से पता चला है। ओके, तो वो पूछ रहे हैं अगर इनको मैं सेपरेटली यूज करूं, मींस या तो A चलेगा या B चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। ओके, एट दैट टाइम जो करंट यहां से इसके अंदर से पास होकर जाएगा वो कितना होगा, समझ गए बात, कितना वो करंट इसके अंदर से पास होकर जाएगा। ओके, अगर अब ये सेपरेटली यूज करने को, मान लो मैंने A वाला यूज करा, तो सेपरेट केस पहले करूंगा,
तो क्या किया, इसके अंदर सिर्फ ए है जो यूज में आ रहा है, तो 220 वोल्ट ये हो गया, इसकी वैल्यू फिर ए ही अकेला तो 24 हो गई। तो बताओ जल्दी से करंट कितना होगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई की वैल्यू बनेगी 220 वोल्ट अपॉन आर, आर कितना है 24। ओके, तो अभी करेंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा 110 अपॉन क्या आ गया 12। ओके, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9.2 एम्पियर। ओके, आंसर कितना आ गया 9.2। क्लियर, अब करंट इतना पास होके जाएगा इसके अंदर से। सेकंड है जब सीरीज में हो, तो सीरीज वाले केस के लिए क्या होगा, एक ये कॉइल एक ये कॉइल, अब ये दोनों इसके अंदर है, एक ये ए है ये बी है, तो अब इसकी भी वैल्यू 24 है, इसकी भी 24, दोनों सीरीज में लगे हैं। ओके, तो अब करंट कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा फिर से, जैसे यहां पर फाइंड किया था। तो अब दोनों सीरीज में है, तो आर कितना हो गया टोटल सीरीज में 24 प्लस 24 48 ओम, वी कितना है 220 वोल्ट, आई फाइंड कर लोगे तो आई कितना आएगा V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई आएगा V अपॉन आर 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 48, 224 डिवाइडेड बाय 48। तो इसको करें कैलकुलेट, तो आंसर बनता है हमारे पास 110, यहां पर आएगा 24, फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 55 और ये बनेगा 12। अब 4 पॉइंट कुछ आंसर आएगा तो करके देखे कितना आ रहा है, 4 पे गया 48, 70, यहां पर आएगा 5 पॉइंट लगाकर 5 आया तो 60 आ गया, 10 0, अब आएगा 8 पे आएगा 96, 40, बाद में आएगा 3 पे, तो इसको ऐसे किया तो अप्रोक्सीमेटली 4.6, बाद में हम 8 है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 4.6 एम्पियर, तो आंसर आ गया 4.6 एम्पियर। क्लियर, ये आई की वैल्यू बनकर हमारे पास आ गई सीरीज केस में। तो देयरफॉर इसके अंदर से जो करंट जाएगा वो कितना होगा 4, कौन सा था ये रहा, तो ये करंट कितना होगा 4.6 एम्पियर। अब थर्ड केस है हमारे पास, तो थर्ड केस में वो क्या पूछ रहे हैं कि जब वो पैरेलल में हो, तो पैरेलल वाला केस थोड़ा और सेपरेटली कर दें। यहां पे एक है हमारे पास, अब वही ये ओवन है, इसके अंदर एक ये लगा एक ये लगा, ये ए हो गया ये बी हो गया। ओके, दोनों कैसे लगे अभी पैरेलल में, तो यहां पर ये 220 वोल्ट है, आई फाइंड करके बताओ कितना आएगा। तो पैरेलल में है तो 1/RP क्या आएगा 1/24 प्लस 1/24, तो क्या आ गया 24/2, तो RP की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड करके रेसिप्रोकेट किया तो 12 ओम, तो R 12 ओम आ गया। V कितना है 220, तो I की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन R, 220 डिवाइडेड बाय R 12 है, तो गया ये कितने पे गया, यहां पर ये आएगा 6 पे, ये 110 पे, वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18.4 एम्पियर। ओके, क्लियर, 18.4 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसके लिए, इसके लिए 18.4 एम्पियर। तो डन, तीनों केसेस कर लिए। जल्दी से करो स्क्रीनशॉट इसका भी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। डन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड की जाए, पावर को कंपेयर करो यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, जो कि 2 ओम रेसिस्टर यूज कर रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मींस दोनों ही केसेस में पावर की वैल्यू फाइंड करनी है भाई।
पहला केस क्या है, ये वाला 6 वोल्ट बैटरी सीरीज में लगी है 1 और 2 ओम रेसिस्टर के साथ, ये 1 ये 2, 1 ओम 2 ओम 6 वोल्ट की बैटरी है। कितनी पावर ये यूटिलाइज कर रहा है पूछ रहे हैं वो, क्योंकि 2 ओम पूछा है दोनों में, तो यहां पर भी 2 ओम है, यहां पर भी 2 ओम। तो पहले इस केस में कर लें कि 2 ओम कितनी पावर यूज कर रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों इकट्ठा कर दो तो टोटल आर क्या बन गया 3 ओम, वोल्टेज कितनी है 6। तो हमने फाइंड क्या करना है अभी, पावर यूज्ड, पावर कितनी यूज करेगा ये 2 वाला। ओके, तो V है R है, तो I फाइंड कर लें, या आप यहां से भी कर सकते हैं, बट यहां से आप नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये 6 वोल्ट यहां पर है, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज में ये जो वोल्टेज है यहां पर कुछ और आएगी, यहां पर कुछ और आएगी, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में ब्रेक हो जाती है, करंट सेम रहता है। तो देयरफॉर इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सभी के सभी जो पुराने हमारे कंसेप्ट है वो भी यूटिलाइज करने हैं साथ में। ये 6 वोल्ट है, 1 ओम है, 2 ओम है, तो ये जो वोल्टेज है अभी इसकी पावर फाइंड कर रही है। तो इसका R तो है बट इसका V नहीं है हमारे पास। ओके, सो देयरफॉर अगर इसका V नहीं है, ये दोनों का इकट्ठा V है, वो ये रहा, ये V इन दोनों के बीच में बटेगा, ठीक है, बट इसके पास भी कुछ आएगा, इसके पास भी कुछ आएगा इस V का हिस्सा, क्योंकि सीरीज में V ब्रेक होता है, टूट जाता है पार्ट्स में। तो करंट सेम रहता है, देयरफॉर यहां से करंट फाइंड करना पड़ेगा पहले क्या है, क्योंकि वही करंट सीरीज में करंट सेम रहता है, वही करंट यहां पर होगा, वही यहां पर होगा। इसका R है, इसका I निकाल लेंगे तो पावर आ जाएगा। क्लियर, तो देयरफॉर यहां से पहले फाइंड कीजिए क्या I, तो वो क्या होगा V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I क्या आएगा V अपॉन R। तो V कितना है 6, R कितना है, दोनों का इकट्ठा, ये भी यहां पर R एक नहीं लगेगा, क्योंकि V इक्वल्स टू I इंटू R लगा रहे हैं, देयरफॉर R इकट्ठा करना पड़ेगा, तो टोटल R था। याद रखना यही R नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर करंट निकालना तो प्रॉपर R यूज करना पड़ता है। तो कितना आ गया 2 एम्पेयर। अब वो 2 एम्पेयर जो है वो यहां से जाएगा, वही इसके अंदर होगा, वही इसके अंदर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। सो देयरफॉर करंट आ गया। अब इसके अंदर पावर यूज करनी है, पावर क्या करेगा यूज 2 ओम, पावर 2 ओम के लिए वो क्या होगा I है, R भी इसका है, तो फॉर्मूला लगेगा I स्क्वायर इंटू R। तो I कितना है 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2, साथ में क्या है R इसका कितना है 2 है, तो कितना आ गया 8 वॉट। तो पावर कितनी आ गई 8 वॉट। डन, पहला केस हो गया। नेक्स्ट केस क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में लगी है इसके और इसके साथ। तो देखिए फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक है 12 ओम, एक है 2 ओम, बैटरी कितने की है 4 वोल्ट की। ओके, अब यहां से देखो क्या, अब यहां से करंट सेम नहीं रहेगा, करंट ब्रेक होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट टूट जाता है और वोल्टेज सेम रहती है। सो देयरफॉर जो यहां पर वोल्टेज है वही यहां पर होगी, वही यहां पर होगी, तो देयरफॉर यही वोल्टेज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहां पर। तो निकालो इसकी पावर क्या होगी, पावर ऑफ 2 ओम, तो वो क्या होगी V स्क्वायर अपॉन R, फॉर्मूला लगा दिया V स्क्वायर अपॉन R का। V की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4, R की वैल्यू कितनी है 2, तो R नीचे आ गया 2, इसके साथ ये गया, ये 2 पे गया, तो 8 वॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 वॉट। क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 लैंप्स, 2 लैंप्स हैं, एक की पावर और दोनों की पावर और आई थिंक वोल्टेजेस दोनों की गिवन है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला उसको मान लिया जाए A और दूसरा जो है उसको मान लिया B। ओके, 1 रेटेड, उसके ऊपर उसके बॉक्स के ऊपर रेटिंग लिखी हुई है। सो एक की पावर है 100 वॉट और वोल्टेज है कि इतनी वोल्टेज के ऊपर चलेगा 220 वोल्ट। दूसरा जो है उसकी पावर है 60 वॉट और उसकी भी वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। क्लियर, डन। कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल,
टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई के साथ कितना करंट बाहर निकलेगा सप्लाई लाइन से इफ सप्लाई वोल्टेज इज इनफ। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन बना बताइए। देखिए दोनों पैरेलल में है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों पैरेलल में लगे हैं किसके साथ, सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट के साथ। ये ए की स्पेसिफिकेशन, ये बी की स्पेसिफिकेशन। अब ए बी गिवन है, आर तो गिवन ही नहीं। ओके, जो भी ये डिवाइस होगी, डिवाइस ऐसे लगेंगे कि कोई ना कोई रेसिस्टेंस तो होगी, एक डिवाइस से दूसरा होगा, दोनों की आर तो गिवन ही होगी हमें। अब आर फाइंड कर लो, वी है, आई अपने आप आ जाएगा। तो आर अब दोनों का कैसे आएगा इन क्वेश्चन से, वी है तो फॉर्मूला होगा P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से आर चाहिए तो आर क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो v की वैल्यू है 220 इंटू 220 स्क्वायर है अपॉन आर आएगा 100। तो कितना आ गया 484 साथ में ये क्या आ गया, सॉरी 484 आर। आर की वैल्यू इतनी आ गई, केवल आर हो गया। अब इसका आर आ गया, इसका भी आर निकाल लें। तो इसका आर क्या होगा, इसी तरह से निकलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर 220 इंटू 220 अपॉन 60। तो क्या बना 4840 अपॉन 6, ये एक जीरो साथ में आ गए। ठीक है, ये दोनों आर आ चुके हैं हमारे पास अभी। तो फाइंड करने को बोला है उन्होंने कि कितना करंट इस लाइन से निकलेगा। ये आई जो है ये हमने फाइंड करना है यहां से जो आ रहा है। ओके, आर आ गए। अब दोनों आर कैसे हैं, ऐसे हैं, एक आर बनाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 484 ओम, इसकी वैल्यू आई 4840 डिवाइडेड बाय 6 ओम। अब एक आर करना पड़ेगा तो 1 बाय आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 484 प्लस 1 अपॉन, अब ये है 1 अपॉन निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये 6 नीचे वाला चला गया ऊपर, ये ऊपर वाला आ गया नीचे। ओके, तो एलसीएम निकालो, वो क्या बनेगा। अब यहां पर ये 0 है तो ये 0 नीचे है, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये नीचे से 0 हटाना हो तो ऊपर क्या आएगा 0.6। अभी साथ में ये 0 लिखा है तो इसको मैं अगर इंटू 10 लिख दूं तो वही बात बनेगी 484 इंटू 10। तो 0 साथ में अलग से भी लिख सकते हैं इंटू 10 लगाकर। तो वो 6 बाय 10 कितना हो गया 0.6। तो अब क्या होगा, यहां पर आएगा 484 एक प्लस 0.6 अपॉन 484। जो 0 था नीचे वो ऊपर के साथ किया तो 0.6 बन गया। ओके, 6 अपॉन 10 0.6। अब एलसीएम क्या आएगा 484, ये ऊपर ऐड किया तो 1.6 बन गया। तो ये इतना आ गया 1 बाय आरपी। तो आरपी क्या, अकेला आरपी क्या आएगा, इसको ऑपोजिट कर देंगे तो 484 डिवाइडेड बाय 1.6 ओम। तो ये आ गया हमारे पास आरपी। वी है, आर है, आई निकाल लो, ओम्स लॉ लगाओ। वी की वैल्यू आई निकाल लेंगे तो वो क्या आएगा वी बाई आर। तो वी की वैल्यू कितनी है यहां से 220, आर कितना है 484, ऊपर गया 1.6। तो करिए अब इसको सही तरह से। अब यहां से पॉइंट हटा दो, 10 आ गया नीचे, इसके साथ ये चला गया, ये गया 1 के ऊपर और ये गया 22 के ऊपर। तो 16 डिवाइडेड बाई 22, बताइए क्या आएगा आंसर। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.73 एम्पेयर। तो ये इतना करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो करेगा जो यहां से निकल कर जाएगा, और वही आंसर पूछा था उन्होंने। क्लियर। जब भी बच्चा जी कोई ऐसे क्वेश्चंस आए हमारे पास आर ना हो तो जो फॉर्मूलाज गिवन है तो वहां से आर निकालो यार, आर फिल करो, वी है, आई निकालोगे अपने आप, दोनों पैरेलल में है तो 1/1 का रिलेशन लगाओ, आरपी निकालो। बाद में उल्टा करना भूलिएगा मत, यहां से गलती होती है। इनवर्स किया है तो उसको सीधा करना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो गिवन फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। डन।
सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कौन सा है जो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। एक हमारे पास ये पावर, एक टीवी सेट है और एक टोस्टर है। तो एक टीवी लिख लो, टीवी सेट, और एक लिख लो टोस्टर। टीवी सेट की पावर गिवन है 250 वॉट और टाइम कितना गिवन है इन 1 आवर। यहां पर 1 आवर है, इन आवर लिखा है, इसका मतलब 1 घंटा। तो टाइम कितना है 1 आवर। ओके, तो यहां पर ये टोस्टर जो है इसकी पावर कितनी है 1200 वॉट और टाइम कितना है 10 मिनट। तो यहां पर ये वॉटेज में है, ये वॉटेज में है, टाइम आवर्स में है, टाइम मिनट में है। एक चीज करो, या तो आप इसको टाइम को आर में रख रहे हो तो इसको भी किलोवाट में करो। ओके, अगर आपने इसको वॉट में रखा है, वॉट में ही रखना चाहते हो तो इसको भी आप सेकंड्स में करो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर पावर वॉट में है तो टाइम किस में चाहिए सेकंड में, और अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम किस में चाहिए आवर्स में। तो एक चीज करो, या तो इसको सेकंड में कर दो और इसको भी सेकंड में करो, ये भी वॉट में, ये भी वॉट में रहेगा। ओके, अगर इसको वॉट को किलोवाट में करना है, इसको भी किलोवाट में करना, तो ये आर में है तो इसको भी आर में करो। ओके, सो बेस्ट करेंगे हम जब हमारा जिससे हो सके, तो इसको भी आप करो किसमें किलोवाट में। अब यहां पर वॉट में है, इसमें है, तो पावर क्या होगी, यही पावर। अब किलोवाट में करना है तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, किलो में करना है। तो अब ये किलोवाट में हो गई, तो टाइम किस में है आर में है। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो फाइंड करनी, दोनों में देखना किस में ज्यादा होगी, तो वो होती है पावर इंटू टाइम। तो पावर हमारे पास कितनी है, याद है ना, पावर इंटू टाइम। जो पावर के फॉर्मूला थे साथ में टाइम मल्टीप्लाई होता था तो एनर्जी बनता था। ठीक है, तो पावर हमें डायरेक्ट गिवन, तो यही पावर हमने लिख ली। तो ये 0 के साथ 0 गया, तो यहां पर बना ये 0.25, इसकी वैल्यू 1 है। तो कितना आ गया, ये किस में था किलोवाट में, टाइम किस में है आर में, तो कितना आ गया 0.25 किलोवाट आवर। ओके, ये एनर्जी बन गई यहां से। ओके, अब इसके बारे में करें तो इसकी भी पावर कर लो, डिवाइडेड बाय 1000 तो किलो में हो गई। तो टाइम किस में है मिनट्स में है। ओके, तो इसको भी करना पड़ेगा आर में, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये आर में हो गया। तो अब एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, 2 गए 1.2 किलोवाट, साथ में आएगा टाइम कितना है 10/60 साथ में आर। तो क्या होगा यहां से, अभी इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 10 नीचे आ गया, यहां पर 10 था 60 नीचे है, तो किलोवाट साथ में आर, तो किलोवाट साथ में आर, तो ये गया, यहां पर क्या बनेगा 2 पे गया, ये किस पे गया 5 पे गया। ओके, ये 2 के साथ गया और ये 1 पे गया और ये 5 पे गया, 1 पे गया और ये 5 पे गया। तो 1/5 कितना होगा अभी यहाँ पर 0.2 किस में है किलोवाट आवर में है। तो पहले इसको भी लिखो किलोवाट आवर, तो ये बनेगा 0.2 किलोवाट आवर। तो किसकी एनर्जी ज्यादा आई बोलिए जल्दी, यहां पर इसकी एनर्जी ये बने, यहां पर ये है, तो किसकी ज्यादा है 0.2 है, 0.25 है, तो एनर्जी ज्यादा किसकी हुई टीवी सेट की। ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट मारो। क्वेश्चन नंबर 17, वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस है 8 ओम, ड्रॉ करता है 15 एम्पेयर करंट अपने के अंदर से फ्रॉम दी सर्विस मेन, जो घरों में मेन सप्लाई आती है वहां से कितनी होती है 220 वोल्ट ही आ रही है। टाइम कितना है 2 आवर।
अब यहाँ पर जो घर में सप्लाई आती है वो कभी 220 है, कभी 240 है, और कभी अगर धीमी भी हो जाए उसकी जो वोल्टेज वो कम भी आ जाए घर में तो 200 भी रहती है और 190 भी रहती है आजकल के दिनों में। जैसे जैसे एसी के बहुत सारे लोड्स हैं तो आपका ट्रांसफार्मर उतनी वोल्टेज बना नहीं पा रहा आपके घर की, तो इसलिए आपके घर में कभी 170 तक भी वोल्टेज गिर जाती है। तो एसी की सप्लाई अभी बहुत धीमी हो रही है, तो आपकी एसी की कूलिंग आजकल नहीं आ रही होगी। डिपेंड है कि आपके जो विलेज है वहां पर जो ट्रांसफार्मर वो कितने बड़े लगाए गए हैं आपके पर्टिकुलर मोहल्ला में। ओके, तो टाइम है तो इसलिए हम वोल्टेज जो वो 220 या 240 या 200 वो हमें नहीं गिवन, इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली 220 से 240 हमारे घरों में आती है, जिसे हम रेगुलरली नॉर्मली बोलते हैं। तो आर है इतना, आई है इतना, टी है इतना। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोवाइडेड। हीट कितनी रेट फाइंड करना, रेट एट विच हीट कितनी जल्दी से पैदा हो रही है, डेवलप हो रही है। तो हमें पता है एनर्जी मींस हीट और एनर्जी सेम चीज है। ओके, वो किसके बराबर थी, P इंटू टी के। तो वो पूछ के रहे हैं रेट एट विच हीट इज डिवाइड। रेट मींस हीट को डिवाइड किया गया टाइम, रेट का मींस टाइम के साथ डिवाइड। तो देयरफॉर हीट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या है, वो है पावर, क्योंकि ये टी नीचे चला गया, ये पावर। तो ये पावर फाइंड करने को बोला है। तो ध्यान रखना यहां पर कि आप हीट नहीं फाइंड करोगे, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, कितनी जल्दी से हीट पैदा हो रही है। तो कितनी जल्दी से मतलब पावर। ओके, तो पावर फाइंड करना, तो पावर का फॉर्मूला आई है, आर है, तो फॉर्मूला लगेगा आई स्क्वायर इंटू आर। टाइम लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और अगर आपने टाइम के साथ करना है तो पहले हीट फाइंड करोगे, वो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर, साथ में टी, तो आ गया। तो फिर टी के साथ रेट है, तो हीट आ गई आपके पास इन तीनों से। हीट आप निकालोगे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, निकाल दी हीट यहां पर को टाइम के साथ फिर से डिवाइड करो, टी के साथ टी फिर से कट हो जाएगा, तो यही चीज रह जाएगी। मगर तो वही हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी क्या पावर इज सिंपल, हमें पता चल गया कि वो पावर है, तो देयरफॉर आई स्क्वायर इंटू आर फाइंड करेंगे। आई की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 15, साथ में 8, तो कितना आएगा 225 इंटू 8, 1800 वॉट। ओके, 1008 वॉट, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं जाउल अपॉन सेकेंड, जाउल डिवाइडेड बाय सेकेंड, वॉट सेम चीज है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट मारो इसका भी आप। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन करो इन क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। इनमें से फाइनल में इनके जैसा या ऐसा ही थोड़ी सी वर्डिंग में चेंज करके एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है। इन क्वेश्चंस को दिमाग में अच्छे तरीके से टिका कर रखो। सो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। जो भी हमारे पास बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स हैं, उनके अंदर जो फिलामेंट है, जो जगता है, जिसके अंदर से वो करंट पास होके जाता है, वो ऑलवेज टंगस्टन का बना होता है। क्यों? ओके, टंगस्टन एक मटेरियल है एक, और वो उससे बना हुआ होता है। क्यों? तो इसका आंसर लिखिए आप जल्दी से। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लार्ज, जहां आप हाई लिख लो। इट अच्छा, वेरी हाई है, दैट इज कितना है 3300 डिग्री सेल्सियस, लगभग इतना है। पूछ रहे हैं कि टंगस्टन ही क्यों फिलामेंट्स की तरह यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से करंट पास होगा तो वो बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू कर जाता है। गर्म होगा तभी वो करंट मुश्किल से पास होगा, और वो करंट उसके अंदर से जब मुश्किल से पास होगा तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो जगता है। क्योंकि एनर्जी किसी तरह से तो डिसिपेट होगी ना, हीट के साथ भी हो सकती है, लाइट की शेप में भी हो सकती है। तो लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एनर्जी बाहर निकलती है, और वो लगातार चलने की वजह से क्या हो सकता है
कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो क्या वो गर्म होकर उसकी जो वायर है, जो वो मेल्टिंग, जो वो फिलामेंट है, वो जलकर बंद हो सकता है। मींस वो कनेक्शन जो है फिलामेंट टूट सकता है। बट हालांकि वो बना किससे है? टंगस्टन से बना, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो देयरफॉर इतने ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाकर वो बल्ब जो टंगस्टन होगा वो पिघलेगा, इससे लेस वो नहीं पिघलेगा। और यहां तक बहुत रेयरली किसी वो हीट इतनी ज्यादा अमाउंट तक वो बहुत मुश्किल से टेम्परेचर पहुंचता है बल्ब का। सो देयरफॉर इतने तक पहुंचेगा नहीं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है। सो देयरफॉर टंगस्टन जो है वो जो फिलामेंट के रूप में जो लगा हुआ है वो पिघलेगा नहीं, वो लगातार कनेक्शन बनाकर रखेगा, उसके अंदर से करंट पास होता रहेगा, वो लाइट जगती रहेगी। देयरफॉर टंगस्टन यूज किया जाता है बल्ब्स के अंदर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। ये पॉइंट याद रखना। अगर कोई लो मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे मान लो आप कोई और डिवाइस, जैसे आप सिल्वर ले लो, कोई ऐसा डिवाइस ले लो, अगर आप उसको यूज करोगे अभी फिलामेंट के तौर पर इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर, तो वो बहुत जल्दी से पिघल जाएगा। थोड़ी सी हीट, थोड़ी सा जितनी देर तक उसके अंदर से करंट जाएगा, टाइम ज्यादा लेगा। तो हमें पता है कि हीट किसके बराबर होती है? I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो करंट लगातार पास होगा, टाइम लगातार लगता जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस होती जाएगी। और अगर वो किसी और टंगस्टन से नहीं बना, किसी और का बना हो, सिल्वर का बना हो, एल्यूमिनियम का बना हो, कॉपर का बना हो, तो वो जल्दी से हीट आएगी और हीट की वजह से वो पिघल जाएगा, वो कनेक्शन टूट जाएगा। बट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ही, जब तक इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा वो फिलामेंट, वो जो कनेक्शन है वो नहीं टूटेगा, वो फिलामेंट जो है टंगस्टन का वो नहीं पिघलेगा। सो देयरफॉर कनेक्शन बना रहेगा। इसलिए टंगस्टन हमेशा यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये भी साथ लिख लेना और बनाओ इसको, लिखो अच्छे से। सो नेक्स्ट है बी, वाई आर कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हमारे पास, चाहे गीजर है, चाहे इलेक्ट्रिक रॉड है, या फिर आप कह लो हमारे पास प्रेस है, चाहे टोस्टर है, उसके अंदर जो कंडक्टर, जिसके अंदर से करंट पास होकर जाएगा, उसके अंदर जो है, जैसे कि और कौन कौन से डिवाइसेस उन्होंने खुद भी बोला है, ब्रेड टोस्टर हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गए, वो सभी के सभी बोला है कि वो अलॉय के बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से जब उसके अंदर से करंट जाएगा तो वो, अगर वो मान लो किसी मेटल के बना, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी से आ जाएगा, तो वो जल्दी से पिघल जाएगा अगर उसके अंदर से करंट जाएगा तो। बट अलॉय क्या? अलॉय बहुत हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा, तो मीन्स वो करंट को मुश्किल से पास करवा रहा है अपने अंदर से, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा, तो रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट मुश्किल से पास होगा, तो करंट मुश्किल से पास होगा तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस हुई तो ज्यादा टाइम भी बहुत देर तक रहेगी, तो हीट और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अगर वो मेटल से बने होंगे तो वो जल्दी पिघल सकते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज alloys have high melting point and resistivity, ये भी लिखना साथ में इसके। रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, तो करंट लेस है तो उसकी वजह से भी ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती रहती है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? हीट ज्यादा की शेप में बाहर निकलेगी, गर्म जल्दी से होगी, तो गर्म जल्दी होगी तो ये गर्म ज्यादा करने में हेल्पफुल है, और वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, तो इसलिए वो हमेशा अलॉय यूज किए जाते हैं। थर्ड, सीरीज कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक सर्किट, घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं यूज की जाती। क्यों? ब्लू क्वेश्चंस में भी किया था। तो फर्स्ट क्या है? बिकॉज ओवरऑल रेसिस्टेंस, पूरी तरह से, बिकॉज ओवरऑल, सारी की सारी ओवरऑल रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशंस इज वेरी हाई, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप साथ साथ में इकट्ठे जोड़ोगे तो बढ़ेगी ना, तो रेसिस्टेंस कम करने का, करंट ज्यादा से ज्यादा पास कर सके, क्योंकि घरों में सभी जो डिवाइसेस है वो करंट पे चलेंगे, रेजिस्टेंस पे थोड़ी ना। सो देयरफॉर
पहला केस तो ये हो गया कि रेसिस्टेंस कम होनी चाहिए बट सीरीज में ज्यादा होती है, इसलिए हम उसे घर में यूज नहीं करते। तो सेकंड क्या है, पहला तो ये लिख लिया बिकॉज पहला ये हो गया। सेकंड क्या है, अब सीरीज में होगे तो एक भी खराब होगा तो कनेक्शन सारा टूट जाएगा। ठीक है, सीरीज में होंगे अगर ऐसे डिवाइसेस लगे, एक लगा, दो लगा, और तो करंट सेम जाएगा। अगर ये नहीं चल रहा तो ये भी बंद हो जाएगा, तो फॉल्ट ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या करता है, हमें पैरेलल में लगाते हैं, जो जिसके अंदर फॉल्ट होगा वही बंद होगा, बाकी सभी चलेंगे, क्योंकि पैरेलल में तो ऐसा होगा ना, अगर ये नहीं चल रहा तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से करंट यहां से पास होता रहेगा। ओके, तो यहां पर क्या लिखोगे, फॉल्ट कैनॉट बी इजीली फाउंड इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉल्ट है वो इजीली फाउंड नहीं होता, इसलिए हमें उसको उन्हें घर में यूज नहीं कर सकते हम डोमेस्टिक सर्किट्स में। तो नेक्स्ट है डी, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस उसका जो एरिया कितनी मोटी है उसके साथ रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है, कैसे वेरी करती है। तो कैसे है रेसिस्टेंस, हमने पढ़ा था, ये इसके साथ ऐसे था और इसके साथ ऐसे था, मींस एरिया बढ़ेगा तो ये कम होगी। तो यहां पर क्या लिखोगे कि ये रहा वो आंसर, कि एरिया के साथ वो इनवर्सली वेरी करती है। तो लिख लोगे ना, रेसिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली वेरी करती, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगी, वायर जितनी मोटी होगी उतनी रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। लास्ट है, कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स घरों में हमेशा, जहां कभी भी कहीं पर भी ट्रांसमिशन करनी हो, करंट को भेजना हो, तो वहां पर कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स हमेशा यूज की जाती है। क्यों, बिकॉज दे हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो नामात्र मुताबिक होती है, क्योंकि ये करंट अपने से अंदर से अगर, क्योंकि इनको यूज क्यों किया गया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन मींस करंट को भेजने के लिए, तो इनकी अपनी जो ये दोनों मेटल है तो इनकी रेसिस्टिविटी जो है वो, जो दोनों कंडक्टर है, मेटल भी है तो कंडक्टर भी है, तो अगर दोनों कंडक्टर है तो इनकी रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो रेसिस्टेंस कम मींस नेग्लिजिबल, नामात्र मुताबिक ही है। तो अगर जिनकी रेसिस्टेंस नामात्र है ही नहीं रेसिस्टेंस, तो वो करंट अपने अंदर से बेहतरीन तरीके से पास करेंगे। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स को यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद की बात करते हैं। डन, तो चैप्टर हो गया जी बच्चा जी पूरा हमारा, बैग एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी खत्म है। जो इसकी थ्योरी थी वो पहले खत्म कर चुके हैं, ब्लू क्वेश्चंस भी हो गए, चैप्टर डन है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ऑप्टिक्स, मींस अब रिफ्लेक्शन की ओर चलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगले लेक्चर की वेट करना, तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और लाइफ को एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।